हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसे ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। साथियों, मैं देख रहा हूँ चैनल बहुत स्लोली से ग्रोथ कर रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्या है, जल्दी से जल्दी शेयर करो लोगों को और भी बच्चों को जोड़ो, ठीक है। क्योंकि यार इतना मेहनत से क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है। इतने आपको लोग के लिए कंटेंट रिसर्च करो, फिर क्वेश्चंस रिसर्च करता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों के लिए कैसा लिखना सही रहेगा। तमाम सारी रिसर्च लगती, मेहनत लगता है भैया, ठीक है। तो मेहनत को समझो यार, और कंटेंट फ्री में तो चल ही रहा है, उस चीज़ को बस समझो, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करेंगे, हम मोटिवेशन स्टार्ट का मतलब क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हम लोग पिछले क्या है 2 चीज़ें पढ़ चुके थे। कल हम लोग देखे थे मतलब एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में अंतर क्या होते हैं। हम दोनों चीज़ों की विशेषताएं, कमियां, लाभ, सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। मैंने उस दिन बोला था कि आज हम लोग भारत के बारे में देखेंगे कि आखिर भारत किस टाइप की प्रणाली रखता है अपने यहाँ, ठीक है। हम लोग कैसे थोड़ा सा अच्छा रखते हैं, दोनों को मिला कर रखते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों अगर देखिए तो यहाँ पर इस जगह से जो क्लासेस में मतलब इन सब क्लासेस से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। साथियों मैं बता रहा हूँ, ये जो क्लासेस चल रहे हैं स्टार्टिंग के, जो मैंने 6-7 क्लास ली हैं दोस्तों, 5-6 क्लास मिला के, ये दोस्तों प्री में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेंस में है, ठीक है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो भैया मेंस तो देना है, और मेंस जब ये क्वालिफाई करेंगे तभी तो जाके इंटरव्यू देंगे, ठीक है। और जब इंटरव्यू देंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, लेकिन इससे पहले मेंस तो देना पड़ेगा। तो मेंस अगर देना है, फाइनल सिलेक्शन का मन है, तो हमें क्या है, इन सारे वीडियोज़ को देखना होगा। मैं वीडियोज़ ऐसे ही लाता हूँ कि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर कोई भी वीडियो आप मिस करेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ से किस टाइप के मेंस के क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा आपको अंदाज़ा लगा देता हूँ। इसके बाद मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा, फिर आप खुद ही समझ पाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को करने लायक हैं भी या नहीं हैं। इसके एक बार हम डिस्कस करते हैं कि आखिर किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये दोनों मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि यद्यपि संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, ठीक है। हमारे संविधान का मतलब संघीय संविधान हमारा तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बदली गई हैं, तो हम आगे देखेंगे। तो वही कह रहा है कि यद्यपि संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, फिर भी भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। केंद्र पक्ष में झुका होने का मतलब थोड़ी सी एकात्मक क्वालिटी भी हमारा संविधान रखता है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें यहीं पर, तो वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या हैं और भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। दोनों देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि वास्तविक संघ के लिए मूलभूत लक्षण क्या है, तत्व क्या है। वास्तविक संघ मतलब जो सिर्फ संघ होता है, ठीक है। हम तो क्या हम थोड़ा सा मिक्सर होते हैं, लेकिन अगर जो रियल में जो संघ रखते हैं, जो संघीय व्यवस्था रखते हैं, तो उस रियलिटी में संघीय व्यवस्था के क्या क्या लक्षण है मैंने कल आपको लिखाया था दोस्तों। तो उसके आधार पर इसका एक बखूबी आंसर आप लिख सकते हैं। और इसकी बात पूछ रहा है कि भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो ये तो आज मैं कराने ही वाला हूँ, भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है। तो आज की क्लास के बाद ये दोनों ही आंसर आप बहुत अच्छे से लिखने में सक्षम होंगे दोस्तों इस क्लास के बाद। तो ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का। तो आज का हमारा जो यही सवाल है कि भारत आखिर कौन सी व्यवस्था रखता है, संघात्मक है कि एकात्मक है कि अर्धसंघात्मक है, ठीक है। मुझे पता है कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे सोच रहे होंगे कि अर्धसंघात्मक है, तो भैया सारे कन्फ्यूजन आने वाले समय में दूर हो जाएगा। तो ज़्यादा उछलो मत, क्लासेस देखना स्टार्ट करो। यूएस से मैं कुछ क्या है, मैं इसके पीछे बैकग्राउंड से बातें करता हूँ दोस्तों कि हमारे संविधान में कौन सी व्यवस्था हो। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो संविधान सभा भी बनी। दोस्तों संविधान सभा कैसे बनी, कितने लोग थे, क्या बातें हुई वहाँ पर, सारी चीज़ें एक दो दिन बाद वो क्लास आने वाली, फिर हम डिटेल से देखेंगे संविधान सभा के बारे में। लेकिन अभी तो यहाँ पर बस इतना ही समझ लो कि संविधान सभा बनी, तो हमारे सभा में तो भाई ये चर्चा तो शुरू में हुई ही होगी कि आखिर किस तरह का संविधान हम लोग बनाए तो सही पड़ेगा। सारे लोगों ने मिलकर चर्चा की होगी कि इतनी बड़ी
हमारा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है हमारी कंट्री जो है, इतने ज़्यादा एक कल्चर के वाले लोग हैं, विभिन्न कल्चर के लोग, इतनी ज़्यादा विविधता है हमारी कंट्री में। तो कौन सा संविधान मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ढांचा हमारे देश के लिए सही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें तो डिसाइड उस समय हो रही होंगी। तो कुछ बातें हैं जो उन्हें लगा कि नहीं ये बातें ठीक हैं, हम ऐसा ऐसा रखेंगे तो हमारे देश के लिए सही रहेगा। तो आखिर हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों अमेरिका क्या हुआ, यूएसए में लिखा हूँ मीन्स अमेरिका 1776 में क्या हुआ दोस्तों, आज़ाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ अमेरिका जब 1776 में आज़ाद हुआ तो इसके 13 राज्यों ने, कितना दोस्तों, 13 राज्यों ने मिलकर क्या हुआ, एक परिसंघ बनाया। तो इसके पहले दोस्तों क्या है, पहले परिसंघ मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए, मैं भी आपको समझा रहा हूँ। तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ दोस्तों तो उसमें सिर्फ 13 देश थे, वहाँ पर उसके 13 राज्यों ने क्या हुआ, मिलकर एक परिसंघ बना दिया। परिसंघ मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे कि अगर मान लो कोई, मैं चार देश यहाँ पर ले लिए, लो 4 देश ले लिए, ठीक है, ये दोनों चारों स्वतंत्र देश हैं अपने आप में। ठीक है, मान लो एक यहाँ पर मान लेते हैं इंडिया होता, चाइना होता, पाकिस्तान होता, नेपाल होता। ठीक है, ऐसे 4 देश मान लो, और हम लोग अगर 4 देश मिल जाएं, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि हमारा केंद्र एक होगा, या हम ऐसी कोई अथॉरिटी बना दे जो हम चारों मिलकर उसको पावर दे दे, क्या दे दे, पावर दे दे। तो हम लोग क्या बोले, एक अथॉरिटी बना देते हैं। ठीक है, एक अथॉरिटी हम बना दी, जैसे 4 देश मिले, हम बोले कि केंद्र हमारे यहाँ नहीं होगा, हम लोग मिलजुल के एक केंद्र बना देते हैं, कुछ पावर्स हम उसको अपना दे देते हैं। जैसे कि हम लोग अपना रक्षा का मामला उसको दे देते हैं, अपना विदेश का मामला उसको दे देते हैं, अपना संचार का मामला उसको देते हैं, जो हमें अच्छा लगता तो हम उस अथॉरिटी को, उसकी मतलब एक संगठन बनाते, उसको दे देते कि भैया हमारे चारों देशों की रक्षा आप करोगे, विदेशी मामला आप देखोगे, और सारी चीज़ें जो भी हम देते वो देखेगा। ऐसे दोस्तों यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं दोस्तों, तो 27 देशों का क्या हुआ, उसका उन लोग का क्या है, अपनी एक अथॉरिटी है जो 27 देशों को सारी चीज़ें वो देखता है, एक अथॉरिटी है उसकी। तो ठीक वो क्या है, एक कॉन्फेडरेशन जिसे कहते हैं, परिसंघ। तो वही ये एक परिसंघ कंसेप्ट है, मतलब आप अपने यहाँ से पर्सनल लेवल पर कुछ नहीं रखेंगे, 2-3 देश 4 देश जितने भी देश हो सकते हैं मिलकर एक जॉइंट केंद्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंघ कहते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें ये हो जाती है दोस्तों कि जैसे अगर मान लो कुछ शक्तियाँ लोगों ने, कुछ शक्तियाँ चारों ने मिलकर एक अथॉरिटी को दे रखी है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है कि मतलब जब तक साथ हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो हम निकल भी सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं निकलने के लिए। तो इसमें ये चांस रहता है कि कब कौन देश तोड़ के निकल जाएगा। जैसे कि यूरोपीय यूनियन पहले दोस्तों ब्रिटेन भी वो करता था, लेकिन वो बाहर निकल लिया। तो इसमें हमेशा चांसेस रहते हैं कि कब टूट जाएगा वो, मतलब एग्रीमेंट कब टूटे और देश सारे निकल जाएंगे बिखर के। तो ये केंद्र कभी भी टूट सकता है। तो परिसंघ क्या है, एक बढ़िया ढांचा नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपनी मनमानी करते थे। किसी को वो कानून नहीं पसंद आया, किसी को वो नहीं आ रहा है, कोई अपना मनवाना चाहता है तो कोई अपनी बात मनवाना चाह रहा है। तो इससे में क्या हुआ, खींचातानी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो परिसंघ का ढांचा ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता। और यही हाल हुआ दोस्तों अमेरिका में, 13 राज्यों ने मिलकर परिसंघ तो बनाया, लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि सब लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। तो हमारा परिसंघ क्या हो गया दोस्तों, फेल मार गया। फिर दोस्तों 13 राज्यों ने क्या किया, पुनः इस बार परिसंघ ने सिर्फ संघ बनाया। संघ बनाने से क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसमें क्या है, पावर्स कम कर दी गई। मतलब अब माना गया कि आप उतने स्वतंत्र नहीं है जितना पहले थे, इसमें केंद्र को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत किया गया दोस्तों। तो इसके बाद इसलिए बोलते हैं दोस्तों, तो संघ सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ, वो अमेरिका में ही लागू हुआ दोस्तों। तो संघ का जनक यानी फेडरल सिस्टम का जनक कौन हुआ, अमेरिका को ही कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये अमेरिका का मॉडल रहा दोस्तों संघ का, जिसमें क्या हो दोस्तों, उतना ज़्यादा मतलब केंद्र भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होती और राज्य भी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहते, दोनों संतुलन में रहते हैं दोस्तों। तो वो एक संघ का मॉडल हो जाता है। लेकिन वहीं बगल में हम कनाडा का मॉडल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम उसी मॉडल को फॉलो करते हैं। तो संघ का आपको 2 मॉडल देखने को मिलेंगे, एक यूएसए का मॉडल हो गया, दूसरा कनाडा का मॉडल हो गया। ठीक है, तो यूएसए का मॉडल में क्या होगा, शुद्ध रूप से संघात्मक व्यवस्था। शुद्ध रूप संघात्मक व्यवस्था मैंने सबको समझा दिया दोस्तों, और कल भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि संघात्मक व्यवस्था आखिर क्या होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, चलिए आपने यूएसए का मॉडल देख लिया, इसमें मैंने क्या बोला, केंद्र और राज्य दोनों
की शक्तियाँ लगभग बराबर होती हैं। न तो केंद्र राज्यों को ज़्यादा दबा सकता है, ना ही राज्य केंद्र को दबा सकता है, तो दोनों एक संतुलन में रहते हैं। ठीक है। और हम अगर कनाडा मॉडल की तरफ आएँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, संघ होने के बावजूद केंद्र मजबूत अर्थात एकात्मकता की तरफ झुका होता है। संघ तो यहाँ पर भी है दोस्तों, केंद्र मतलब कनाडा में, लेकिन यहाँ पर केंद्र को राज्यों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत किया जाता है। ठीक है। तो इसी में क्या हो जाए, कनाडा मॉडल इसे बोल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, संघ है। संघ मतलब क्या हुआ दोस्तों, शक्तियों को बंटवारा है दोस्तों। संघ का यही मतलब होता है कि हम लोग पावर्स को अपनी बांट रहे हैं। हम सिर्फ एक सरकार नहीं रखेंगे, हम केंद्र भी रखेंगे और राज्य भी रखेंगे साथियों, लेकिन हम लोग केंद्र को मजबूत ज़्यादा रखेंगे, तो इसे बोलते हैं कनाडा मॉडल। बस इतनी सी बात है। कनाडा मॉडल में सिर्फ ये बात हो जाती है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है, जैसे कि हमारे भारत में होता है, क्योंकि भारत ने इसी मॉडल का अनुसरण किया। साथियों क्या है, भारत ने इसी मॉडल का अनुसरण किया था, जो आज भी हम लोग लागू करते हैं। तो भारत ने इसका मॉडल क्यों अनुसरण किया दोस्तों, इसकी 4 बातें, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता मीन्स डाइवर्सिटी ज़्यादा है, विभिन्न कल्चर के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, ज़्यादा कल्चर के लोग हैं, बहुत ज़्यादा भिन्नता है हमारे यहाँ। एक तो ये कारण था। दूसरी बात, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। अगर जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो गई हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ों पर ज़्यादा लेवल पर शक्तियाँ बांटनी होंगी, नहीं तो संतुष्टि लेवल कम होगा दोस्तों, तो कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि जनता का विद्रोह करने का डर रहेगा अगर सबको प्रतिनिधित्व बराबर से नहीं मिलेगा। तो उस समय हमें यही लगा कि यही बेटर मॉडल होगा, और साथियों ऐसा ही हुआ। सबसे बेटर हमारे भारत के लिए यही मॉडल है। ठीक है। और चौथी बात थी दोस्तों इस मॉडल को अपनाने के लिए, वो थी साक्षरता। हमारे यहाँ उतना उस समय नहीं थी दोस्तों। उस समय लगभग हमारी साक्षरता लगभग 11-12% थी जब हम लोग आज़ाद हुए थे। तो सोचो 11-12% से साक्षरता किसी देश में हो तो देश का मतलब शैक्षणिक स्तर क्या होगा। ठीक है। तो क्या हुआ उसमें, अगर सोचो दोस्तों, अगर सबको मतलब वो नहीं मिल पाता, अगर कोई भी आदमी जाके भड़का देता थोड़ा सा कि ये देखो गवर्नमेंट तो तानाशाही कर रही है, ये कर रही, वो कर रही, हम लोग को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही, हम लोग के ऊपर फिर से अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अब ये लोग हम लोग के ऊपर शासन करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ जनता में भड़काते दोस्तों, तो क्या है, पूरा स्टेट उस समय टूट सकता था, क्योंकि हमें भी नया राज्य मिला था और हमें इसे अच्छे से संभालना था दोस्तों। हमारे पास उतना पैसे भी नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें अच्छे से लूट घसोट रखा था। तो सारी स्थितियाँ बहुत ही नाजुक थी दोस्तों। उसमें हमारे पास ज़्यादा सैन्य शक्तियाँ भी नहीं थी, हमारे पास खाने के दाने तक नहीं थे दोस्तों, और इसके बाद हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। तो उसी में सब कुछ मैनेज करना था, ताकि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों भारत को ये मॉडल अच्छा लगा कि अगर हम केंद्र को मजबूत रखेंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि राज्य के ऊपर हम थोड़ा सा दबाव बना के रखेंगे। नहीं तो अगर ये क्या हो उसमें दोस्तों, और तो खींचतानी हो रही थी। पाकिस्तान हमेशा वो बोलता था कि जैसे हैदराबाद हो गया दोस्तों, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। मैं इसकी स्टोरी जब बाद में बताऊँगा कि इन तीनों को जोड़ने में कितना दिक्कत हुआ भारत संघ में। आज मतलब ये सब स्टेट आते हैं, लेकिन पहले कितनी दिक्कत थी जब भारत आज़ाद हुआ। तो उन्होंने इतना नाटक किया जोड़ने के लिए, लेकिन भारत ने कैसे कैसे करके जोड़ा, वो एक लंबी स्टोरी है साथियों। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यही मैं बोल रहा हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ तो स्थितियाँ इतनी नॉर्मल नहीं है जितना आज हमें दिखती हैं। उस समय बहुत ही नाजुक स्थितियाँ थी दोस्तों। तो हमें एक मजबूत केंद्र की ज़रूरत थी। अगर कोई प्यार से ना मानता दोस्तों, तो हम लोग वहाँ पर आर्मी सेना भेजकर चीज़ें कंट्रोल किए करते थे। ठीक है। तो इसलिए हमें लगा कि एक मजबूत केंद्र होना चाहिए, ताकि भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या निकल कर आता है कि भारतीय संविधान हमारा क्या हो गया, पहली बात, एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। संघात्मक संविधान हमारा भी है दोस्तों। ये तो हम आगे कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर फाइनली क्या हुआ हमारा संविधान। लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। पहली बात, हमारा संविधान क्या करता है, एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। दूसरी बात, एकात्मक प्लस संघात्मक दोनों के ही गुण प्रदर्शित करता है हमारा संविधान। बस किस पे डिपेंड करता है, परिस्थिति के अनुसार स्वरूप बदलता रहता है साथियों। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, तो चीज़ें हम लोग अब देख चुके हैं, हम आगे देखते हैं भारत के बारे में क्या है। तो चलिए साथियों, हम इसके बाद देखेंगे कि भारत संघ के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत संघ के लक्षण को हम देखेंगे।
तो पहला लक्षण क्या है दोस्तों हमारे भारत संघ का, वो है द्वैध सरकार। द्वैध सरकार हम रखते हैं दोस्तों, आपको भी पता है, हम केंद्र भी रखते हैं, हम राज्य भी रखते हैं। तो हम क्या है, केंद्र भी रखते हैं, राज्य भी रखते हैं, दोनों बात हो गई। और दूसरी हमारी क्वालिटी क्या है दोस्तों, हम लोग शक्तियों का बंटवारा भी करते हैं। सारी शक्ति कई लेवल पर बटी है हमारे यहाँ, कुछ शक्ति केंद्र में है, कुछ शक्तियाँ राज्यों में है, फिर नीचे म्यूनसिपैलिटीज में है, फिर जिला पंचायत में है, फिर हम लोग ग्राम स्तर भी, पंचायत स्तर भी हम शक्तियाँ क्या बांट के रखते हैं। तुम्हारे यहाँ शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। जैसे कि 7वीं अनुसूची दोस्तों, अनुच्छेद मत समझना, 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। उसमें क्या है, तीन सूची हमारे यहाँ है। एक तो संघ सूची है, दूसरी समवर्ती सूची है, तीसरी राज्य सूची है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, संघ सूची में 98 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 58 विषय हैं। तो साथियों इसमें क्या आप यहाँ पर खुद ही देख रहे होंगे कि संघ सूची में ज़्यादा विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची में दोस्तों जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाएंगे दोस्तों, लेकिन कभी असाधारण परिस्थितियाँ पैदा हो गई तो वहाँ पर केंद्र भी कानून बना सकता है। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, अपने संघ के लक्षण में तीसरी हमारी खास बात क्या है कि ये एक लिखित संविधान है हमारा। क्योंकि हमारे यहाँ भैया क्या है, लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा ताम झाम हो गए, इतने ज़्यादा सिस्टम, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने ज़्यादा रूल्स बनाने पड़े, तो क्या है, हमें लिखना पड़ा, सब चीज़ें लिख के रखना पड़ा। तो हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है साथियों, ठीक है। तो क्या है, लिखित संविधान है। तीसरी बात ये हो गई हमारे संघ की। चौथी बात क्या है, कठोर एवं लचीला है साथियों। कठोर एवं लचीला होने का क्या मतलब है, मैंने कल भी इसके पहले 2-3 वीडियो में समझा चुका हूँ। कठोर एवं लचीला होने का क्या मतलब है, कठोर मीन्स क्या है दोस्तों, इसको इतना जल्दी मतलब चेंज नहीं से कर सकते। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं चेंज करने में, खास करके वो प्रावधान जो संघीय मामलों से रिलेटेड प्रावधान है, जो संघीय मामलों से जुड़े प्रावधान है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कौन कौन से मामले ऐसे हैं जो संघीय मामले से हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई मामला हो गया, ठीक है, या फिर राज्यों से संबंधित कोई मामला हो गया, अगर वहाँ पर चेंज करना हुआ दोस्तों तो क्या होता है, हम लोग एक स्पेशल बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। तो क्या है, कठोर प्रक्रिया है। लचीले में दोस्तों मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी कि लचीला कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जल्दी से हो जाते हैं, हमारे साधारण बहुमत से ही चीज़ें हो जाती हैं फटाफट। और पांचवा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। क्या साथियों, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे हमारे कोर्ट का अरेंज क्रम एक बना हुआ है, जिसमें कोई राज्य, कोई गवर्नमेंट, कोई केंद्र इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि दोस्तों गवर्नमेंट के फैसले में हमारी सुप्रीम कोर्ट अलग से इंटरफेयर कर जाती है, इस नाम पर कि हम संविधान की मूल ढांचा की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान के रक्षक हैं दोस्तों, तो वो इंटरफेयर कर जाती है। तो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका क्या है, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है। तो छठी बात क्या है साथियों, संविधान सर्वोच्चता। हमारे यहाँ दोस्तों क्या है, संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई विधि नहीं है, सारी विधियाँ संविधान के आधार पर ही बनाई जाती है। यदि कोई विधि संविधान का उल्लंघन करती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देती है हमारे यहाँ, क्योंकि उन्हें जुडिशियल रिव्यू का शक्ति प्राप्त है दोस्तों से, ठीक है। सातवीं बात क्या है साथियों, द्विसदनात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ, जैसे कि राज्यसभा है और लोकसभा है। तो यहाँ पर संघ का एक और लक्षण भी होता है, मैंने बताया था उसमें वहाँ भी कि वहाँ पर क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम राज्यों का क्या है, प्रतिनिधित्व बराबर से कर सके। तो राज्यसभा में क्या है, राज्यों का ही प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि उनका तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उनके विधानसभा के लोग ही उन्हें भेजते हैं यहाँ पर इलेक्ट करके। तो राज्यसभा में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधि होता है, और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है साथियों। तो इस प्रकार क्या हो गया कि भारत के संघ का एक और लक्षण क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारा संविधान कहाँ कहाँ पर एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है दोस्तों, ठीक है, कहाँ कहाँ पर एकात्मकता का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे केंद्र क्या साथी, ज़्यादा शक्तिशाली है हमारे यहाँ पर, आप यहीं से देख लो। जैसे कि क्या है, संघ सूची में 98 विषय साथियों, क्या है, संघ सूची में 98 विषय हैं, और वो भी क्या है, एक तो महत्वपूर्ण है, दूसरा अधिक भी है। और संघ सूची में जो 98 विषय इतने ज़्यादा हैं दोस्तों, पहली बात तो राज्य देख रहे हैं, संघ सूची में 98 विषय और राज्य सूची में 58 विषय हैं। ये विषय दोस्तों इससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हैं, और प्लस देख रहे हैं कितना ज़्यादा इससे, ये दोनों बातें। तो एक तो यही प्रावधान है कि संघ सूची में ज़्यादा विषय हैं।
तो वहाँ पर, और दूसरी बात महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात देख रहे हो दोस्तों, जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय हैं। भाई संघ सूची में तो संघ मतलब केंद्र तो कानून बनाएगा ही, लेकिन समवर्ती सूची में भी तो कानून वो बनाएगा। तो इसके पास ये भी है, ये भी है, और आपात स्थितियों में या कुछ विशेष परिस्थितियों में ये भी है, वो चाहे जिस पे कानून बनाए साथियों। तो यहाँ पर आप वैसे ही देख सकते हैं कि संविधान मतलब संघ कितना मजबूत होती है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, समवर्ती सूची में केंद्र का ज़्यादा महत्व है। कैसे दोस्तों, अगर मान लो समवर्ती सूची में मैंने क्या बोला कि राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। मान लो कोई कानून ऐसा बना कि राज्य कुछ और बोल रहा है, केंद्र कुछ और बोल रहा है, तब किसकी बात मानी जाए? तो वहाँ पर क्या है, केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब केंद्र की बात को मान लिया जाएगा और राज्य की बात को खारिज कर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं तीसरी बात, राज्य सूची में भी केंद्र कुछ परिस्थितियों में कानून बना सकता है साथियों। तो वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ पर संसद कानून बना सकती है? जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे तब भी केंद्र मतलब संसद ही पूरा कानून बनाएगा राज्य का दोस्तों। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है दोस्तों तब भी वो बनाएगा। अगर कोई विदेशी मामला है, मतलब विदेशी संबंध से कुछ मामला है, तो वहाँ भी केंद्र बना सकते हैं। और कुछ भी स्पेशल मामले दोस्तों जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे विशेष रूप से, तो वहाँ पर पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो बस इतना जान लो। तो चलो अब दूसरी बात हम क्या देखते हैं दोस्तों, एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता है हमारे यहाँ। तो इसमें मैंने कल बताया था कि एकात्मक संविधान की एक ये भी क्वालिटी होती है कि एकल नागरिकता होनी चाहिए। तो हम भी एकल नागरिकता रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि भैया आप पूछेंगे आप कहाँ के नागरिक हैं, तो हम बोलेंगे हम तो बिहार के भी हैं और मतलब इंडिया के भी, दोनों को नहीं है, सिर्फ हम बोलेंगे भारत के नागरिक हैं, सिर्फ एक ही बोलना है। ठीक है, तो हम क्या है, एकल नागरिकता रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये होगा हमारे एकात्मक गुण का। हमारे संविधान में जो एकात्मक गुण पाए जाते हैं, तो दो चीज़ें आपको दिखाई दी, एक केंद्र जहाँ शक्तिशाली ज़्यादा है और दूसरी एकल नागरिकता हम रखते हैं ताकि हमारे यहाँ एकता की भावना बढ़ सके, अखंडता हमारी सुनिश्चित रहे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे साथियों। ठीक है, और तीसरी बात हम देखते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली, मतलब इंडिजीनियस। ठीक है, तो हमारे घर क्या है कि न्याय प्रणाली मतलब दोस्तों हमारे यहाँ जैसे अगर कोई मान लो स्टेट का मामला आया, ठीक है, अगर मान लो दो स्टेट आपस में भिड़ गए हैं, मान लो कर्नाटक भिड़ गया और तमिलनाडु भिड़ गया। अब उनका मामला मान लो कर्नाटक हाई कोर्ट में गया, तमिलनाडु हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट ने बोला भाई हमसे नहीं संभल रहा है, सीधा जाओ सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों क्या है, सुप्रीम कोर्ट चले आए। और मान लो अब क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनको मानना सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाई मजबूरी है उनकी, क्योंकि अब वो उससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते। मतलब लास्ट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के साथ ही। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य चले जाएंगे कितना, इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में राज्य नहीं जाते साथियों, देश जाता है। मीन्स हमारा भारत तो जा सकता है लेकिन इसके राज्य नहीं जाते, क्योंकि अगर राज्य चला गया साथियों तो हमारे भारत की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि ये एक हमारे भारत के संघ का एक हिस्सा है, न कि ये पूरा देश है। ठीक है, कोई राज्य कोई देश नहीं होता। तो क्या है, हमारे यहाँ एकीकृत न्याय प्रणाली है। मीन्स यहाँ पर सबसे ऊपर हमारी एक हायरार्की सिस्टम बनी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ऐसे ऐसे बनी है। लोग यहाँ से यहाँ पर संतुष्ट हुए फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से नहीं हुए तो फिर यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर होना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर होना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, क्योंकि इससे ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। तो इसीलिए बोलते हैं हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली है। और चौथा साथियों क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाओं की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, वही सेवाएं हैं। ठीक है, तो आपको नियुक्ति कौन देता है दोस्तों? आपको नियुक्ति केंद्र देगी। आपको वेतन राज्य देगा लेकिन नियुक्ति केंद्र देगी। और आपको क्या है दोस्तों, आपको कभी बर्खास्त करना या कुछ भी एक्शन आपके ऊपर लेने हुआ तो राज्य सरकार नहीं लेगी, केंद्र सरकार लेगी, भले ही आप राज्य में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये अखिल भारतीय सेवाएं भले राज्य की सेवा करती हैं लेकिन प्रतिनिधित्व केंद्र का करती हैं दोस्तों, केंद्र को मजबूत करती हैं। ठीक है, वो केंद्र के हिसाब से देखती हैं यहाँ पर संविधान ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं, और सारी व्यवस्थाएं संविधान के अनुसार काम कर रही कि नहीं, ये यहाँ पर आके क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं इन सब चीज़ों को अखिल भारतीय सेवक जो होते हैं। और पांचवी चीज़ क्या है दोस्तों, राज्यपाल व्यवस्था है हमारे यहाँ। अच्छा, और राज्यपाल क्या होता है भाई? जैसे हमारे केंद्र में क्या दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति क्या दोस्तों, हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। वैसे ही दोस्तों राज्यपाल होता है राज्यों में, समझ लो राज्यों में क्या है, राज्यपाल एक तरफ से समझ लो कि राष्ट्रपति है वो, और सीएम जो क्या है एक समझ लो पीएम है वो। जब वो टॉपिक आए तो और डिटेल्स बताएंगे, अभी बस इतना समझ लो
कि ये राज्यपाल जो है वो राज्यों में हर राज्य का एक राज्यपाल होता है दोस्तों, कहीं कहीं पर 2-3 राज्यों का एक ही राज्यपाल होता है, ये भी हो सकता है। तो राज्यपाल क्या है दोस्तों, एक राष्ट्रपति की तरह राज्यों में समझ लो कि राज्यों का राष्ट्रपति है। जैसे हमारे यहाँ पर बिल पास होने क्या क्या प्रोसेस है कि हम बिल को क्या है लोकसभा में लाते हैं, फिर राज्यसभा में लाते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तब बिल जाके पास होता है। तो राज्यों में क्या है दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी आएगा। इसके बाद क्या है साथियों, फिर राज्यपाल के पास आएगा और राज्यपाल सहमति देगा तब जाके कानून बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सोचो दोस्तों, अगर यहाँ पर राज्यपाल के पास बिल आ जाए, जो कोई मान लो राज्य ने कोई भी बिल पास करवाना चाहा, वो बिल क्या है राज्यपाल पहले क्या है वो अपनी विधानसभा से पास करवाया, फिर विधान परिषद से पास करवाया, फिर मान लो लास्ट में क्या है राज्यपाल के पास बिल आ गया वो, और मान लो राज्यपाल उससे बिल से संतुष्ट नहीं है या उसे लगता है क्योंकि उसी काम के लिए रखा गया है, इसे केंद्र का एजेंट ही तो बोलते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति तो करता है, ठीक है। किस लिए करता है कि भैया वहाँ पर राज्य में जाके देखो कि चीज़ें संविधान के अनुसार हो रही हैं कि नहीं, क्या राज्य कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहा जो संघ के खिलाफ हो, जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। तो वही सब चीज़ें राज्यपाल देखता है। तो जब राज्य क्या है कोई बिल बनाएगा, लास्ट में जब फाइनली बिल इसके पास आएगा राज्यपाल के पास, तो बाकायदा देखेगा कि हाँ भैया बिल जो है न तो मतलब केंद्र की क्षति पहुंचा रहा है और ना ही हमारे संविधान की क्षति पहुंचा रहा है, तब तो पास कर देगा उस कंडीशन में। अगर मान लो कोई भी प्रावधान, कोई भी उस बिल का प्रावधान जो केंद्र या हमारे संघात्मक ढांचे का या संविधान का उल्लंघन करेगा, तो ये राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को तुरंत सूचित कर देगा कि भैया यहाँ पर तो गड़बड़ी है, यहाँ पर फला फला कानून बनाए जा रहे हैं जो आगे हमारे भारत की एकता अखंडता के लिए घातक हो सकते हैं। तो इस मामले में क्या होगा दोस्तों, ये बिल तुरंत राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति बिल अपना वीटो पावर यूज करेगा और बिल को जेब में दबा के बैठेगा, बोले जाओ बेटा मजा करो, या तो अपना कानून बदलो नहीं तो कानून नहीं पास होने वाला। साथियों केंद्र मतलब राज्य कितनी भी बार सिफारिश कर दे कि ये केंद्र मतलब 2-3 बार वही बना रहे हैं यही, लेकिन क्या है दोस्तों नहीं पास करने वाला, मतलब राष्ट्रपति नहीं झुकने वाला, ठीक है। बोलेगा पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। और इसमें क्या है, और अगर दोस्तों संसद में क्या प्रावधान, अगर संसद 1 से 2 बार वही बिल मतलब भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति मजबूर हो जाता है उसको पास करने के लिए। लेकिन यहाँ राज्य अगर भेजेगा 2-3 बार तो राष्ट्रपति मजबूर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति इतना भी कमज़ोर नहीं होता। और छठा प्रावधान क्या है साथियों, आपातकालीन प्रावधान है हमारे यहाँ, जो एक सबसे अच्छा प्रावधान है यहाँ पर एकात्मकता का। एकात्मकता का हम लोग आपातकालीन प्रावधान रखते हैं, अमेरिका वाला नहीं रखते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अमेरिका में मैंने आपको कल भी बताया था कि वहाँ पर मतलब कोई भी इमरजेंसी लग जाए, राज्यों की उतनी शक्तियाँ हैं, केंद्र उनकी एक भी शक्तियाँ नहीं छीन पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है हमारे यहाँ, ये देखो मैंने बोला आपातकाल के प्रावधान कितने 3 टाइप के हैं, 352, ठीक है, 356, 360। 352 क्या दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 में हम लोग राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और 360 में वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं। साथियों अगर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही साथियों पूरा जितने भी राज्य हैं हमारे देश में सब पूरी तरह से उसमें हमारा भारत क्या है संघ एक एकात्मक संघ बन जाता है। उसमें सारी शक्ति एक केंद्र में आ जाती है, सारे फैसले सारे डिसीजन अब केंद्र लेगा और किसी की लेने की आवश्यकता नहीं है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है साथियों। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति शासन कब कब लगता है, जब ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना, जब राष्ट्रपति का मतलब ये इमरजेंसी वाला, तो बहुत अच्छे से डिटेल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा। जैसे कि केंद्र ने कोई आदेश दिया राज्यों को कि फला फला चीज़ें कल से लागू करो, लेकिन राज्य नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर केंद्र के आदेश का उल्लंघन कर दिए राज्य। तो इतना ही सर दोस्तों, इतना ही बेस काफ़ी है वहाँ पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है साथियों, अगर केंद्र संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है और ऐसा लगता है वहाँ के राज्यपाल को, तो वो सूचित कर देगा और यहाँ से राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे होते सारी प्रक्रिया तो वहाँ हम ध्यान से देखेंगे, बस यहाँ पर इतना समझ लो। और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है साथियों कि वहाँ पर जैसे कि वित्तीय आपातकाल लग गया मान लो, तो केंद्र क्या बोलेगा, भैया वहाँ जितने राज्य में जितने कर्मचारी हैं, सारी चीज़ें, सारे पैसे का मामला है, वहाँ का जो मतलब पैसे वाला बिल है, जो क्या बोलते हैं उसको धन विधेयक है, वो सब चीज़ें वो सारी विधेयक रोक देगा केंद्र कि भैया धन विधेयक मत पास करो, वित्त विधेयक मत पास करो, क्योंकि हमारे पास
पैसा नहीं है, हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, बाद में इसको देखेंगे, तो सारे वित्त क्या है रोक देगा, सारे जितने गवर्नमेंट नौकर हैं सबके पेमेंट कम कर देगा, या हो सकता है पेमेंट 1-2 महीने का होल्ड करके दे भी ना, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इन सब तीनों प्रावधानों को अगर देखें दोस्तों तो ये बिल्कुल बढ़िया से एकात्मकता का गुण प्रदर्शित करते हैं हमारे आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। और 7वां हम देखें दोस्तों तो राज्य नश्वर हैं तथा केंद्र अनश्वर हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, तो अगर दोस्तों हम संविधान का पहला ही आर्टिकल अगर हम देखें तो पहले ही बोलता है कि क्या है, भारत एक, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के भारत का राज्यों का संघ होगा साथियों, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य नश्वर हैं, केंद्र नश्वर मतलब इन्हें चाहे जब नष्ट किया जा सकता है साथियों। तो केंद्र क्या है, राज्य को कभी भी नष्ट कर सकता है। नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि नक्शे से गायब कर देगा, मीन्स ये है कि उनकी सीमाएं बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है जब चाहे, या 2 राज्यों को मिला के एक कर दे जब भी उसको मन करे। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब काम करने के लिए बहुत ही साधारण बहुमत चाहिए, कोई विशेष बहुमत चाहिए भी नहीं, बस एक साधारण बहुमत बिल आया, साधारण बहुमत आया कि हम इस स्टेट को विभाजित करना, क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ पर प्रशासनिक दुविधाएं हो रही हैं, हमारे मतलब यहाँ उतना सुटेबल प्रशासन काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें विभाजित करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो संसद एक बिल लाएगी, साधारण बहुमत से वोटिंग होगी, बिल पास हुआ और राज्य का कल्याण हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा साथियों, राज्य नश्वर है मतलब केंद्र राज्यों के साथ कुछ भी करे, किसी को भी मिटा दे, किसी को बना दे, कुछ भी बदल दे, तो सब केंद्र के हाथ में, ठीक है। तथा केंद्र अनश्वर है, मीन्स राज्य को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन केंद्र को कुछ भी नहीं हो सकता। केंद्र तो भाई केंद्र है, ठीक है, उसकी अपनी एक पावर है, उसको उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाला है, इसका क्या मतलब है, इसमें दोस्तों एक जब मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक छूट गया दोस्तों 2 पॉइंट, अगर यहाँ पर 7वां पॉइंट होगी दोस्तों 8वां पॉइंट यहाँ पर देखो कि और क्या चीज़ें हैं जो एकात्मकता का गुण प्रदर्शित करती हैं। एक CI एक ही, CI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन हमारा तो एक ही है, अगर जो केंद्र का चुनाव कराती है वो क्या करती है दोस्तों, वही राज्यों का भी चुनाव कराती है, तो एक ही है, लेकिन केंद्र के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्य ही तो करता है, तो ठीक है। तो वहाँ पर एक ही है, तो ये भी एकात्मकता का एक लक्षण हो गया। और 9वें देखो तो CAG लिखा है दोस्तों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये क्या दोस्तों, राज्यों के और केंद्र के दोनों के खातों की चेकिंग करता है कि हाँ भाई जितने बिल मतलब जितने बिल के लिए पैसा पास हुआ था, हाँ उतना काम हुआ कि नहीं हुआ है, सब सारी चीज़ें CAG ही तो देखता है। तो राज्यों का भी देखेगा और केंद्र का भी देखेगा, लेकिन इनके अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, इसको बनाता कौन है दोस्तों, इसको भी केंद्र ही बनाता है। तो ये भी क्या है, एक एकात्मकता का लक्षण है साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो मैं नोट पॉइंट की बात कर रहा था वो ये है कि यहाँ पर एक बार साथियों क्वेश्चन आ गया था इसी कथन से कि भारत नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको साथियों डिटेल से बताया कि आप इसको लिख पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि मतलब भारत राज्यों को तो ख़त्म किया जा सकता है, भारत चाहे तो सारे राज्यों को ख़त्म करके बोले सिर्फ एक ही राज्य है वो है इंडिया बस, और कोई राज्य है ही नहीं, वो कर सकता है सर, उसके हाथ में है, वो कर सकता है। लेकिन राज्य मिलके भारत को ख़त्म नहीं कर सकते, या कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पहला आर्टिकल बोलता है ये कोई किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत संघ की राज्यों ने कोई समझौता किया था, जब इनका मन आया मुँह उठा के निकल लिए, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये थोड़ी सी मनमानी की वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कंट्रोल रखते हैं। तो ये हमारे सब टूल्स हैं दोस्तों, जो एकात्मकता के हम गुण प्रदर्शित करते हैं, यही तो हमारे टूल्स हैं। टूल्स मतलब यही तो हमारे हथियार हैं, ताकि हम भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों हम सारी चीज़ें की बात जब कर चुके हैं, तो अब हम देखेंगे आखिर हम किस तरह का गुण रखते हैं। फाइनली हमारा संविधान कौन से टाइप का होगा, हम तो भाई अभी तक कंफ्यूज हैं, ठीक है, यही होगा ना मन में। अब देखते हैं हम लोग क्या हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जहाँ कन्फ्यूजन होता है होता है दोस्तों लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये अथॉरिटी है, मतलब ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो उसने क्या है, एक मुंबई मामला आया था 1996 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला था कि संविधान हमारे यहाँ क्या है, संघीय संविधान है, किंतु मजबूत केंद्र की व्यवस्था करता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला भैया हम संघीय व्यवस्था में ही रखते हैं, संघीय संविधान ही है हमारा, लेकिन क्या है हम थोड़ा सा अपडेटेड है भैया, हम थोड़ा सा जुगाड़ों किस्म का जुगाड़ थोड़ा सा लगा दिए हैं, मीन्स
हम लोग मजबूत केंद्र की व्यवस्था करते हैं। थोड़ा सा हम लोग केंद्र मजबूत कर दिए हैं ताकि क्या है, भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। मीन्स भारत की एकता अखंडता बनी रहे साथियों, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो जाने के बाद साथियों हम लोग देख चुके हैं सब चीज़ें। तो साथियों क्या है यार, अगर आपको वीडियो का अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो यार, बताओ अपने बच्चों को, मतलब अपने साथियों को बताओ यार कि हम लोग क्या है फ्री क्लासेस लेकर आ गए हैं। और क्लास में कंटेंट दोस्तों आप यकीन मानिए कंटेंट एकदम बिल्कुल हाई फाई कंटेंट दिया जा रहा है आपको। मैं तो आपको साथ साथ में हम लोग प्री का भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, मेंस का भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आप फिर अब बताइए, अगर इतना पढ़ने के बाद जो मैंने आपको दो शुरू में क्वेश्चन दिए थे साथियों, आपने अगर अपने रजिस्टर अपने नोट्स में लिखा होगा तो बताइए आप इन सब चीज़ के बेसिस पे आप इसको उसके लिए एक अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, कमेंट करके फटाफट बताइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।